क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि टू पार्टिकल M1 M2 कनेक्टेड बाय स्प्रिंग of spring constant K and placed on the smooth horizontal surface. Initially, the spring is traced through distance d. When the system is released from rest, find the distance moved by the two masses when spring compressed by distance d. तो देखो अब इस मास M1 को ऐसे बना लिया, M2 को मैंने ऐसे बना लिया और इनिशियली इलोंगेटेड है डी दूरी के बराबर। अब बाद में क्या हुआ, कंप्रेस हो गया डी दूरी के बराबर, कंप्रेस्ड हो गया। ये भी M1 मास है, ये भी M2 मास है। तो मुझे ये बताओ, अगर इस ब्लॉक ने इधर मान लो x1 तय किया हो और इस ब्लॉक ने इधर x2 तय किया हो, तो पहले मास मोमेंट कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, देन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिस्टम का मास मोमेंट कंजर्व रहेगा, मास मोमेंट। तो इसका मास मोमेंट M1 का मास मोमेंट पॉजिटिव बनेगा और M2 का मास मोमेंट नेगेटिव बनेगा। तो क्या लिखेंगे आप, M1 x1 माइनस M2 x2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो कि इलांगेशन इस स्प्रिंग में d के बराबर है और कंप्रेशन d हो जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो स्प्रिंग इस समय d दूरी इलांगेटेड है, तो पहले जब ब्लॉक ऐसे आएगा तो पहले नेचुरल लेंथ में आएगा, उसके लिए टोटल d दूरी तय करना पड़ेगा, फिर कंप्रेस होगा तो d दूरी और तय करेगा। इसका मतलब दोनों ब्लॉक ने मिलके टोटल कितना दूरी तय कर लिया, 2d दूरी तय कर लिया। ठीक है, तो अगर दोनों ने मिलकर 2d दूरी तय कर लिया तो तुम क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, देयर इज अ 2 इक्वेशंस, 2 अननोन x1 x2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बोलो नहीं समझ में आया क्या? A particle of mass m moving with speed v heat elastically another stationary particle of mass 2m in fixed smooth horizontal circular tube of radius r. Find the time when the next collision will take place. ये बताया तो था, देखो इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं, इसमें कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये पार्ट लाइज ऑलवेज एट द जेनेटिकल सेंटर, लाई ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, लाई विद इन द बॉडी ऑफ द बॉडी। ये जरूरी जो क्या है, लाई ऑलवेज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, लाई ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, लाई ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, लाई विद इन आउटसाइड द बॉडी। फोर्थ पार्ट आंसर हो जाएगा। और इसलिए देखो, मान लो एक पार्ट के लिए है इसका मास ज्यादा है, एक पार्ट के लिए है जिसका इसका मास बहुत ज्यादा, मान लो 2m है, इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो बीच में बनेगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो इस 2m मास के पास जाएगा ना, इस 2m मास के पास जाएगा, कोई इधर आएगा इधर आएगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तो गलत बोल रहा है। दूसरा, लाई ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, देखो अगर ये m मास है ये 2m मास है तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आ गया, मतलब बॉडी पे तो नहीं है। अब इनसाइड की बात करते हैं, तो एक बार सुनना, अगर मान लो ऐसा होता, एक डिस्क होता, डिस्क कंप्लीट होता, पूरा भरा होता, इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर बन जाता सेंटर पे, ये तो बॉडी के ऊपर बन गया। इसका मतलब वो अंदर भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी हो सकता है, या आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, मतलब बाहर भी आ सकता है। यहाँ पे बॉडी तो ये है, यहाँ भी हो सकता है, तो लाई विद इन या आउटसाइड द बॉडी इज आंसर। गॉट इट? बोलो। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 4m which is rest exploded into 3 fragments. 2 of the fragment each of the mass m are found to be moved with speed v, each mutually perpendicular to direction. The minimum energy release in the process of the explosion is minimum energy release. तो देखो पहली बात कि जब भी कोई चीज एक्सप्लोड करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है प्लस हीट वगैरह भी डेवलप होती है। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी तब रिलीज होती है जब हीट डेवलपमेंट ना हो, जो भी एक्सप्लोड हो तो सारे के सारे पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में क्या करेंगे, लगा दे मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियली रेस्ट में था ना, रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम क्या होगा, 0, और फाइनल मोमेंटम 4m, 2 ऑफ द फ्रेगमेंट ईच ऑफ द मास m मूव विद स्पीड v म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक मान लो x मूव कर रहा है, एक मान लो y में मूव कर रहा है, एक मान लो z मूव कर रहा है, तो क्या लिखोगे,
2 of each fragment each of mass m found to be move with v perpendicular to the direction। तो एक का मास मान लो m है तो उसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे m इंटू वी आई कैप मोमेंटम, प्लस दूसरे क्वांटम क्या लिखोगे m v इंटू जे कैप, और तीसरे का मास कितना होगा तब 2m मास होगा ना, 2m होगा भाई। दो जो मास है दोनों परपेंडिकुलर गए, एक आई में एक जे में, तो दूसरा मास है उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लिया v1 है, तो मोमेंटम इतना बन गया। मोमेंटम का रिलेशन लगा दिया, इसी से v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 वेक्टर की वैल्यू मिल गई, v कॉमन निकाल लो तो माइनस v/2 आई कैप प्लस जे कैप बन गया v1 की वैल्यू। अब कोई पूछे इस v1 की स्पीड कितनी आएगी, तो स्पीड अंडर रूट करके आ जाएगी, तो बनेगा v/2 आई कैप प्लस जे कैप का √2 बनेगा, √2 से √2 कटेगा, तो स्पीड हो जाएगी v/√2। अब बात करेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, मिनिमम एनर्जी एक्सप्लोड इन प्रोसेस इन रिलीज, तो जो इनिशियल एनर्जी थी और जो फाइनल एनर्जी थी उसी का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। जो एनर्जी आई एनर्जी डेल्टा के, फाइनल एनर्जी क्या आएगी हाफ m इंटू एक पार्टिकल स्पीड कितनी है v है ना, v है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, लेकिन ऐसे दो पार्टिकल है तो ट्वाइस कर लिया, और एक और पार्टिकल है जिसका मास कितना था 2m था, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर, इस v1 का स्क्वायर करेंगे v1 का v/√2 का होल स्क्वायर, इट इज v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से क्या आएगा, और 2 से 2 कटेगा, ये क्या बनेगा mv स्क्वायर, और यहां से 2 से 2 कटेगा बनेगा mv स्क्वायर बाई 2, mv स्क्वायर बाई 2, देन दिस वैल्यू इज 3mv स्क्वायर बाई 2। इतने का कैंडिडेट का चेंज आया, और इतना क्योंकि इनिशियल कैंडिडेट 0 थी तो चेंज इतना हुआ, तो इतना एनर्जी बेसिकली उस एक्सप्लोजन में डेवलप हुआ होगा जो कि दूसरे पार्ट में दिख रहा है। तो मैंने स्पेशली क्या किया इसके अंदर, सबसे पहले मोमेंटम का रिलेशन लगाया वेक्टर फॉर्म में, फिर तीसरा की वेलोसिटी निकाली, तीसरे की वेलोसिटी निकल गई तो मुझे फाइनल जो पार्टिकल 3 थे उनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ mv स्क्वायर के हेल्प से, समेशन से आ गया, और जितनी काइनेटिक एनर्जी आई है बेसिकली उतना ही एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि इनिशियल एनर्जी क्या थी 0 थी, तो वो किसमें जो एनर्जी 0 थी जब एक्सप्लोड हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, ठीक है, जो अंदर की एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक में कन्वर्ट होकर कितना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। बात समझ में आई। 34 कह रहा है कि टू पार्टिकल अप्रोच ईच अदर विद डिफरेंट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल हैज मोमेंटम p in their center of mass frame, in the same frame the momentum of other particle is, आंसर इज माइनस p। देखो कैसे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी 0, रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी, और किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम। अब तुम ये कह रहे हो कि तुम हो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी 0, इसका मतलब वैल्यू 0 बन गई ना, इसका मतलब टोटल वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब किसी भी सिस्टम का मोमेंटम उसी के सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना आएगा 0 आएगा। अब एक पार्टिकल का मोमेंटम p है और दूसरे का क्या होना चाहिए, तो नेट मोमेंटम 0 चाहिए। अगर एक का p है और दूसरे का मान लो p1 है तो p1 क्या आना चाहिए, इट इज माइनस p, ठीक है, तो आंसर इज माइनस p। भाई सेंटर ऑफ मास है, अगर तुम इस पे बैठ जाओ तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या दिखेगी, VCM 0 दिखेगा ना, तो तुमको क्या लगेगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सिस्टम का मोमेंटम 0, लगा देंगे मोमेंटम रिलेशन। हमें क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास है मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इन स्पीड u, हैंगिंग ब्लॉक एम्बेडेड इन इट एज शोन इन द फिगर, द हाइट थ्रू विच द ब्लॉक राइजेस आफ्टर द कोलिजन, कितना सिस्टम राइज करेगा, तो ये इससे टकराएगा तो मोमेंटम का रिलेशन लगा के ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा टोटल मास क्या आ जाएगा 2m का हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी मान लो नया v1 बन गई v1। अब लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम का रिलेशन, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m इंटू यू प्लस इसका 0 बनेगा, ये जो हैंग कर रहा है इसका 0 बनेगा, इसका मोमेंटम क्या बनेगा m इंटू यू बराबर यहाँ का मोमेंटम क्या आएगा 2m इंटू v1, 2m इंटू v1, इससे v1 क्या आ गया इट इज u/2 आ गई। अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी u/2, अब पूछ रहा है कितना ऊपर तक जाएगा, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, क्या लिखोगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी श्योर v1 का स्क्वायर माइनस 2 फ्री फॉल कर रहा है g इंटू h, इससे h की वैल्यू क्या आएगी v1 स्क्वायर बाई 2g, v1 यहाँ से उठा के प्रेस कर दो u स्क्वायर अपॉन 8g, h आ जाएगा ना इतना 8g इसमें दिख रहा है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक पार्टिकल है m मास का,
जो कि दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है, इलास्टिकली टकराना, इलास्टिकली। तो बताइए ये जो स्टेशनरी बॉल है इसका मास क्या होना चाहिए ताकि इसकी कार्डियलिटी मैक्सिमम लॉस हो। मतलब एक बॉल ये है, एक बॉल इधर आके टकरा रहा है इससे, कह रहा है इसका मास क्या होना चाहिए, इसका मास क्या होना चाहिए ताकि इसका लॉस ज्यादा से ज्यादा हो। ये है रेस्ट पे। अच्छा लॉस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अगर इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है तो पूरी पूरी कैंडिडेसी खत्म हो जाए, पूरी पूरी कैंडिडेसी खत्म हो जाए, वही तो मैक्सिमम लॉस हुआ। स्पीड भी पे है और फाइनल स्पीड 0 हो जाए, आगे मैक्सिमम लॉस। ये कब संभव है, जब इसका मास और इसका मास एग्जैक्टली सेम होता तो इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। तो ये रेस्ट में था, इसकी स्पीड भी थी, जब इसे टकराएगा तो इसकी स्पीड इसको मिल जाएगी 0 और इसकी स्पीड इसको मिल गई। इसका मतलब ये रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया मतलब इसने मैक्सिमम लॉस कर दिया और अपना पूरा किसको दे दिया, सामने वालों को दे दिया, अपने रुक गया। तो उसने लॉस किसका पूछा है, व्हेन लॉस पूछा है उस बॉल का मैक्सिमम काउंटिंग एट द लॉस, जो बॉल है जो टकरा रहा है उसका लॉस सबसे ज्यादा। इसका मतलब इसका मास क्या होना चाहिए, स्मॉल एम के ही बराबर होना चाहिए। आंसर इज स्मॉल एम। पढ़ो, a ball of mass m moving with uniform speed collide elastically with another stationary ball. The incident ball will lose maximum category। कंफर्म है, मैक्सिमम पे कब हो सकता है, जब ये रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे कब आएगा, जब वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज कब होता है, इलास्टिक कोलिजन में। इसका मतलब इसका भी मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि एक बार तुम रीड कर लो, मैं समझा देता हूँ। कह रहे ये जो बॉल है ना आइडेंटिकल मास का है, और इलास्टिकली टकरा रहा है। क्वेश्चन लिखा है इलास्टिकली टकरा रहा है, लिखा हुआ इलास्टिकली। मूविंग, माइक बंद करो। The tangential velocity are v and 2v respectively as shown in the figure between the collision particle move with the constant speed after moving how many elastic collision है ना, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगा। तो सबसे पहले मान लो जब इधर जा रहा है ये वाला पार्टिकल ऐसे भाग रहा है, ये वाला ऐसे भाग रहा है, तो ये ज्यादा दूरी तय कर लेगा ना और ये कम दूरी तय करेगा टक्कर के टाइम पे। तो मान लो टक्कर यहाँ पे हुआ, तो ये कितना दूरी तय करेगा, मान लो एंगल थीटा है, तो ये इसने टी टाइम लिया तो तुम क्या लिखोगे, v इंटू टी प्लस 2v इंटू टी। v इंटू टी इस पार्टिकल का, v इंटू टी की दूरी है, इसका 2v इंटू टी की दूरी है, दोनों मिला के आ जाएगा 2 पाई आर। कितना टाइम लगा, दिस इज 2 पाई आर डिवाइड बाई 3v, इतना लग गया। अच्छा इतना टाइम अगर पूछूं कि इस पार्टिकल ने कितना एंगल तय किया, इसने कितना एंगल तय किया, थीटा, तो थीटा क्या होगा, इस दूरी को लिखेंगे, ये जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है ये बीटी होगा ना, बीटी 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 बराबर आर थीटा, सर्कुलर आर्क का लेंथ इज आर थीटा। तुम लिख सकते हो क्या, दूरी बीटी है इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अब भी टी और टी कितना है 2 पाई आर अपान 3v, तो 2 पाई आर अपान 3v बराबर आर थीटा। आर से आर कट गया, बी से बी कट गया, इसे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री आ गई, 120। 2 पाई बाई 3 120 होता है। आप जो एक बार देखना सही से, अब 120 डिग्री ये तय कर रहा है, मतलब ये जो छोटा वाला पार्टिकल है ये इससे टकराने से पहले 120 डिग्री तय करेगा। तो पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ तो छोटा वाला यहाँ पे आएगा पार्टिकल और ये वाला यहाँ पे आएगा, तो ये इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, फिर भी ऐसे हो जाएगा। ये वाला पार्टिकल वर्सेस यहाँ पे टकराएगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज 2v हो जाएगी। अब देखो ये पहला टक्कर था, इस टक्कर के बाद ये जो होगा ये भी भागेगा, ये भी भागेगा, लेकिन ये कितना दूरी तय करेगा 120 डिग्री, छोटा पार्टिकल है ना 120 डिग्री तय करेगा। तो 120 का मतलब कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन ये तो पूरा 180 बन गया ना, इसको 120 तय करना है, ये एंगल 120 है, ये भी एंगल 120 होगा, तो दूसरा टक्कर यहाँ पे होगा। इसके बाद क्या होगा कि ये v वाला पार्टिकल ऐसे आएगा यहाँ पे और 2m वाला पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे आएगा इस तरीके से, फिर एक्सचेंज होगा, तो फिर
V वाला ऐसे जाएगा और 2B वाला ऐसे हो जाएगा टक्कर के बाद। फिर ये स्मॉल वाला इसके साथ कितना एंगल तय करेगा, 120 और तय करेगा। अच्छा तुम सही से देखना ये 120 है, ये 120 है, तो ये भी 120 आएगा, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है ना, 120 आएगा ये। तो फिर टक्कर यहीं पे होगा, एकदम इसी पोजीशन होगा, क्योंकि ये भी 120, ये भी 120, 120। अब कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी इलास्टिक कोलिजन अदर देन ए के अलावा, इस ए के अलावा कितने बार टक्कर होगा। तो एक तो टक्कर यहाँ हुआ, पहला टक्कर, दूसरा टक्कर, और तीसरा यहाँ पे हुआ, लेकिन उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल कितना टक्कर हो गया, 1 2। आंसर इज 2। बस समझ आई। देखो इस क्वेश्चन में करें, टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन टू हॉरिजॉन्टल smooth surface, it bounces back to the original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to the length of the compression of the ball. Which one of the following is case describe the variation of kinetic energy K with the time t most appropriately? कह रहा है kinetic energy का टाइम के साथ ग्राफ पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो ये बॉल है, ये बॉल यहाँ से यहाँ पे टकरा रहा है। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ टकराएगा तो किसी रिलीज करो रेस्ट से, तो इनिशियल कैंडिडेट जीरो होगी, इनिशियल जीरो होगी, और टी टाइम में पार्टिकल जब वेलोसिटी गेन करेगा वो भी है। तो तुम क्या लिखोगे, बी प्लस यू प्लस ए टी, यू प्लस ए इंटू टी। ओके, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तुम देखो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है वो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, टी का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक। तो पैराबोला कर्व बनेगा, और टी टाइम पे कैंडिडेट जीरो है, जीरो टाइम पे जीरो है, तो कैंडिडेट जीरो शुरू होगी, जीरो से पैराबोला बनना चाहिए। तो पैराबोला देखो, पैराबोला जो है वो धीरे धीरे कैंडिडेट बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी कैंडिडेट बढ़ रही है, कर्व है। अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कैंडिडेट इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन तो पता है इसमें क्या है, इसमें भी इंक्रीज कर रही है, लेकिन इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, अगर के वाई एक्सिस पे है और ये वाले टर्म पॉजिटिव है सी, और टी एक्स एक्सिस पे है, तो वाई और सी एक्स स्क्वायर, इफ सी इज पॉजिटिव देन कॉन्केविटी विल बी अपवर्ड। तो कॉन्केविटी अपवर्ड इसमें है कि इसमें है, ऑफ कोर्स इस वाले में कॉन्केविटी अपवर्ड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्केविटी क्या होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे नहीं है। ये नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, जबकि कर्व था, यहाँ पे अपवर्ड है, लेकिन इसमें क्या होगा, कैंडिडेट तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल ग्राउंड से टकराएगा, ग्राउंड से टकरा रहा होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे घटेगी ना, और घट के फिर बढ़ेगी ऊपर की ओर। जैसे मेरा हाथ है, तो पहले पार्टिकल टकरा रहा है, तो कैंडिडेट स्पीड धीरे धीरे घटेगी, घट के जीरो होगी, जब घट के जीरो होगी तो कैंडिडेट जीरो हो जाएगी ना, जब जीरो होगी उसके बाद में फिर बढ़ के वापिस भागेगा। तो जो ऊपर से पार्टिकल आ रहा था, जिसकी कैंडिडेट धीरे धीरे बढ़ रही थी, अचानक से टकराते समय घट के जीरो होगी, और जीरो से बढ़ के फिर अचानक से आ जाएगी, अचानक से आई अंडराइन अचानक से ना, फिर ऊपर आएगी, धीरे धीरे घटने लगेगी, घट के फिर जीरो। इसलिए देखो कॉन्केविटी अपवर्ड है, और यहाँ मैक्सिमम, और अचानक से जीरो, और जीरो से अचानक से बढ़ के ज्यादा आ गया, फिर घट के जीरो लगेगा। ये ऑप्शन होगा, बट ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं दिखा रहा है, जबकि टक्कर करेगा तो स्पीड पहले जीरो की तब न बढ़ेगी। जैसे कि मान लो एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी पहले 4 थी नीचे को, और टक्कर के बाद ऊपर को हो गई वेलोसिटी -4, अगर मैथमेटिक्स लगा दें साइन कन्वेंशन, नीचे प्लस है तो ये +4 है, -4 है, तो +4 और -4 के बीच में जीरो आएगा ना, जीरो तो आएगा ही। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पीड जीरो होगी, तो कैंडिडेट जीरो होनी चाहिए। उसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, होता क्या है, ये कंप्रेशन का पार्ट है, अगर ये आ रहा है, इससे टकरा रहा है, तो स्पीड ज्यादा ना, धीरे धीरे पिचकेगा सर पे, जब पिचकेगा तो स्पीड घटेगी। परफेक्टली इलास्टिक को याद करो, जिससे मैंने बताया था कि क्या होता है, इक्वल हो जाता है दूसरे के साथ। इस बार धरती है ना, तो धरती से वो पार्टिकल टकराएगा, तो एक ऐसा टाइम आएगा मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे, जब इस पार्टिकल की स्पीड इस अर्थ के बराबर हो जाएगी, एंड दैट विल बी जीरो, क्योंकि स्पीड ऑफ अर्थ इज जीरो, और उसके बाद फिर ये रिबाउंड होकर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, you consider regular polygon with the number of side n 3 4 5 k as shown in the figure. The center of mass of all the polygon at the height h from the ground, they roll on the horizontal surface about the leading vertex without slipping and sliding as depicted.
the maximum increase in height of the locus of the center of mass of the each polygon is eta. Then eta depend on the n and h edge. ठीक है. चलो हम बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन की. रेगुलर नहीं, किसी भी एन साइड पॉलीगन की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो कह रहा है मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ लोकस ऑफ सेंटर. मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट चाहिए. तो अगर एन साइडेड है, मान लो एन साइडेड है, और अगर एक बेस इसको ऐसे बना ले और एन साइडेड है, और एच इसका सेंटर है, तो मुझे बताओ अगर ये एन साइडेड है, एच ये है ना, एच साइड सेंटर है, इस सेंटर है इसका. रुको, सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल पॉलीगन इज द हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. तो मुझे ये बताओ, ये इसका सेंटर है, ये इसका ये ऐसे मिला लो, और ये हाइट एच है, जो सेंटर इसका हाइट एच है. मुझे बताओ ये जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, एन साइडेड है, तो वैसे ये भी एंगल निकालना पड़ेगा तब आएगा ये. तो मुझे बताने के लिए क्या करना होगा, एक्सटीरियर एंगल की बात कर लें. अगर ये रेगुलर है, अगर ये ट्रायंगल है सपोज करो, तो कोई पूछे कि ये वाला एंगल कितना होता है, तो कहते तुम 120 होता है. क्यों? क्योंकि ये 120, ये 120, 120, 360 एंगल होता है. तो आउटर एंगल क्या होता है, 120/3. इसका मतलब इसको ऐसे बढ़ा दो, इसको ऐसे बढ़ा दो. तो इसी में कह रहा हूँ कि अगर ये एन साइडेड है, एन साइडेड है, तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं और इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे, इसको ऐसे बढ़ा दिया. रुको, इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया और ये ऐसे है. ये जो एंगल आना चाहिए ना, आना चाहिए 2π 360/n आना चाहिए, कि एन साइडेड है. तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अब मुझे किस एंगल को निकालना पड़ेगा, तो ये हाइट एच है. तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा, अगर मैं इसको आगे को बढ़ा दूं ऐसे, 2 मिनट रुको, ऐसे बढ़ा दूं आगे को, ऐसे, एक साइड ये है ना, और एक साइड इसका ये है, और ये ऐसे था. नहीं, ये मैं कैसा बना दिया, ये थोड़ी है. रुको, ये ऐसे है, एक साइड ये है तुम्हारा, और एक साइड तुम्हारा ये है. ये जो एंगल होना चाहिए, ये जो एंगल होना चाहिए, दिस एंगल इज 2π/n. अगर ये 2π/n है, तो और इसको भी ऐसे बना लो, इस तरीके से, ये 2π/n है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना आएगा. अरे ये भी तो बनेगा 2π/n पूरा, क्योंकि सेंटर में भी तो 360 डिग्री सब्टेंड होता है. अगर एक ट्रायंगल ऐसे इस तरीके से मैं दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं, ऐसे, तो पूरा एंगल 360 नहीं बनेगा. इसका मतलब ये जो एंगल बनना चाहिए, ये पूरा एंगल 2π/n बनना चाहिए. इसका मतलब ये जो एक एंगल होना चाहिए, वन एंगल, ये वन एंगल होना चाहिए तुम्हारा π/n होना चाहिए, π/n. क्यों? क्योंकि ये जो है सेंटर है तुम्हारा, और ये ऐसे है, और ये ऐसे है. तो ये एंगल पूरा एंगल होना चाहिए 2π/n. कोई पूछे सिर्फ ये एंगल बताइए, दिस इज हाफ एंगल π/n. अच्छा बताओ ये हाइट कितनी है, ये हाइट, ये जो हाइपोटेनस है, इसकी जो हाइट बनेगी, ये बननी चाहिए h का सेक π/n बनेगा. लगा देना पाइथागोरस थ्योरम, इसके पाइथागोरस कर रहा हूँ. cos π/n इज इक्वल टू cos π/n बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस h है, अपॉन हाइपोटेनस इज x. x किधर भेजोगे तो cos यहाँ पाएगा, ऊपर तो सेक बन जाएगा, सेक बन जाएगा, बन जाएगा सेक. अब तुम मुझे बताओ, पहले सेंटर यहाँ पे है, जब तुम इसको घुमाओगे ना, इसको घुमाओगे, तो ये वाला जो लेंथ है ना मैक्सिमम हाइट पे, इस लेंथ पे आ जाएगा, इस लेंथ पे आ जाएगा.
जब घुमाओगे तो देखो, जैसे ये है, ये ऐसे है, तो ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर, तो ये वाला हाइट कम है, देखो ये सेंटर है तो ये हाइट कम है, ये दूरी कम है क्योंकि एच है, ये ज्यादा है। तो जब घुमाओगे ऐसे तो मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा इसका सेंटर? जब ये वाला वर्टिकल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी है ना, जब ये वर्टिकल होगा, ये वाला दूरी वर्टिकल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दूरी जब वर्टिकल होगा तब जाके सेंटर ऑफ मास ज्यादा हाइट पे जाएगा। तो कितने का चेंज आ गया डेल्टा, वो आएगा, ये हाइपोटेनस किसके बराबर है, तो h सेक पाई अपान n है, उसमें से क्या घटाएंगे, h घटा देंगे, h ये वाला, क्योंकि इनिशियली s था, अब बाद में इस हाइट पे आ गया, इस हाइट पे आ गया, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। यहाँ से h कॉमन निकाल लो, क्या बनेगा, ये सेक है ना, तो 1 अपान कॉस पाई अपान n बनेगा -1। तो आंसर इज दिस वन, जो कि इसमें दिख रहा था। ठीक है, कोई रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल ही है, एक सेकेंड, कोई रेगुलर पॉलीगन है, मान लो ट्रायंगल ही है, देखो सपोज ये ट्रायंगल है, ये इसका सेंटर है, ये हाइट h है इसका सेंटर का, अब मैं इसके सेंटर से इसको मिला दिया, इसके सेंटर से इसको मिला दिया। अब अगर कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, अगर तुम इस एंड के बाद घुमाओगे तब, तो वो तब जाएगा जब ये लाइन वर्टिकल होगी, ये लाइन जब वर्टिकल होगी इस तरीके से। और ट्रायंगल कैसे, ये जब यहाँ से यहाँ लाओगे तो वर्टिकल हो जाएगी, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बने, इस तरीके से बने। और सेंटर ऑफ ये जो लाइन है ना, सॉरी ये लाइन वर्टिकल होगी, ये नहीं, ये लाइन वर्टिकल होगी तब जाएगा, ये लाइन वर्टिकल होगी तब। तो इस लाइन को जब ऐसे वर्टिकल लाओगे, वर्टिकल, तो ये वाला कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर और इधर आ जाएगा, तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से। जब यही ट्रायंगल कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा इस तरीके से, तब तुम देखो कि इसका सेंटर सबसे ऊपर जाएगा, ये वाली हाइट है ना, ये वाला हाइट जब ऊपर जाएगा। कुछ समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? देखो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल हो गया ऊपर जाके, देखो हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये जो है ये वाला जब इस पे आएगा तो ये हाइट सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इसी कॉर्नर के बाद घुमाया जा रहा है, इसी कॉर्नर के बाद घुमाया जा रहा है। तो इससे मैक्सिमम दूरी सेंटर का यही है ना, यही तो दूरी है इस कॉर्नर से इसका। जब ये लाइन वर्टिकल होगा तब तो तुम कहोगे कि इसका सेंटर ज्यादा से ज्यादा दूर ऊपर जाएगा, ये वाली दूरी ज्यादा से ज्यादा आएगी। समझ रहे हो क्या कर रहे हो? तो अब ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर ये दूरी h है तो ये दूरी क्या होगा, अगर ये एंगल मुझे पता है तो आएगा ना h सेक थीटा से, ये थीटा मैंने निकाल लिया था, क्या था पाई अपान एन आया था, पाई अपान एन, क्यों पाई, अब यही देखो कैसे पाई अपान एन आएगा। ये पूरा एंगल क्या है, 360 डिग्री है, और लेंथ कितना 3 है, 1 2 3, तो एक एंगल क्या होगा, अगर ऐसे में बना दूं, ऐसे बना दूं, तो ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा एक 360 डिवाइड बाई 3, 120 डिग्री बना, तो 120 बन गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, आधा एंगल है ना, 60 डिग्री आधा एंगल है। तो मैं करता अगर पूरा एंगल इज 2 पाई एंड देन नंबर ऑफ साइड इज 3, 1 2 3, then 2 pi upon n is the angle between this and this, तो हाफ एंगल क्या होगा, हाफ एंगल होगा पाई अपॉन n। समझ रहे हो क्या कहा हूं, अभी नहीं समझ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 6 स्ट्रीट बॉल आइडेंटिकल साइज आर लाइन अप 1 2 3 4 5 6, the two similar ball of the speed v along the group collide with the row on the extreme left hand, then सिमिलर बॉल है, टकरा रहा है, ठीक है। E part, all ball will start moving with the right with the speed of 1/8 each, तो क्या स्टिक करके क्या कहते हैं, ऑल बॉल विल मूव स्टार्ट विथ स्पीड ऑफ इतना, गलत कह रहा है, इसलिए गलत कह रहा है क्योंकि कोलिजन का टाइप पता ही नहीं है, तो कैसे कोई मान ले। सेकंड कह रहा है ऑल 6 बॉल इनिशियली एट रेस्ट विल मूव विथ स्पीड v/6 each and 2 identical ball will come to rest, तो बताया नहीं कैसे होगा सर, इंफॉर्मेशन सर कोशिश की। ओके, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इलास्टिक कोलिजन है, तब जाके आंसर का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तब तो समझ ही होगी कि बाकी सब रेस्ट में आएंगे और इधर के दो बीच जाएंगे।